जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका IFA डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी की हमारी इस वीडियो सीरीज के अंदर आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक। प्रेसिडेंट को हम पूरे के पूरे प्रेसिडेंट के टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। आई होप सो कि प्रेसिडेंट के पोस्ट से जुड़े सभी फैक्ट्स, सभी कंसेप्ट्स आज आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो उनकी पावर्स हो, चाहे वो इलेक्शन हो, जितनी भी चीजें आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं या यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए कवर कर दूंगा बच्चों। तो प्रेसिडेंट की वीडियो को कंप्लीट देखना, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप सबने PYQs लगाए हैं, तो आप जानते हैं कि एवरी नाउ एंड देन प्रेसिडेंट के वीडियो से प्रेसिडेंट के टॉपिक से क्वेश्चंस बच्चों आते ही आते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास थोड़ी लेंथी होने वाली है भाई, क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी है और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। तो टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम क्लास थोड़ी लेंथी करेंगे भी, और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे बीच में, वो सारे के सारे आई एश्योर यू कि आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। तो टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भारत के। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए जी, सबसे पहले तो राष्ट्रपति की पोस्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं ऐसे ही आपको लोगों को बताता हूं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 52 के अंदर हमारे क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति की पोस्ट दी हुई है, दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली। ठीक है जी, तो आर्टिकल 52 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति की पोस्ट का मेंशन है बच्चों। आर्टिकल 53 के अंदर क्या कहा गया है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन वो किसके पास रहेंगी, प्रेसिडेंट के पास रहेंगी बेसिकली। चलिए, ये वो चीजें हैं जो अब इनके साथ साथ आपकी स्टार्ट हो जाएंगी बेसिकली, जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, बट आर्टिकल 52 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट की पोस्ट दी हुई है बच्चों। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट हमारे किसका पार्ट होते हैं भाई, पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का। किसका पार्ट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव का, सेंटर के एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। जैसे गवर्नर जो है वो स्टेट के एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ऐसे ही जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी, उसका पार्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन आता है भाई, प्रेसिडेंट आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, इसमें वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है, और अटॉर्नी जनरल आता है बेसिकली। ये आप इन सबको मिला के क्या बनता है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, तो ये आप एक बार देख लीजिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन काउंट होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब सारा मंत्रिमंडल आपका, टोटल जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सेंटर के आपके सारे वो, और अटॉर्नी जनरल बेसिकली जो सरकार का सरकारी वकील होता है बच्चों। ठीक है जी, ये सबको मिला के क्या बनता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट देखिए, रोल क्या होता है बेसिकली राष्ट्रपति का हमारे यहाँ, ही इज हेड ऑफ इंडियन स्टेट, है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेसिकली, और क्या कहा जाता है इनको, हेड ऑफ इंडियन स्टेट बेसिकली। ठीक है जी, तो उसके बाद फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी बेसिकली। तो ये कुछ उनकी पोस्ट को लेकर चीजें हैं कि यूनिटी का सिंबल है, इंटीग्रिटी का सिंबल है। ठीक है जी, और रोल क्या है बेसिकली कि हेड ऑफ द स्टेट है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बच्चों ये भारत के। ठीक है, फैक्ट क्या है भाई, आज तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना है बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वही आज तक 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं बच्चों। ठीक है जी, ये थे कुछ वैसे जनरल फैक्ट्स बेसिकली प्रेसिडेंट की पोस्ट से जुड़े हुए। वन बाय वन हम सब कुछ कवर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए किसी को अगर उनको भारत का राष्ट्रपति बनना है। तो सबसे पहली तो बात यह है भाई, वो क्या होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए बेसिकली। एज 35 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए बेसिकली। जैसे कोई पर्सन अपना 35th बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, 36th में एंटर होगा, तो ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 35 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिफाइड फॉर लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस चाहिए बेसिकली, वो क्वालिफिकेशंस वो बंदा मैच करता हो, और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर हम डिटेल में भी बात करेंगे किसी वीडियो में। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है एक ऐसे ऑफिस को जिसमें किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट की कोई ना कोई बेनिफिशियरी, मतलब गवर्नमेंट से कोई ना कोई फायदा या मॉनिटरी टर्म्स में बेसिकली कोई बेनिफिट होता हो, उसको कहा जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको फायदा पहुंच रहा है मॉनिटरी टर्म्स में बेसिकली। ठीक है, सैलरी पे या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या किसी और तरीके से पैसा आ रहा है आपको, उसको काउंट करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर बच्चों। ठीक है जी, ये थी क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट है ओथ। हाँ जी, राष्ट्रपति की ओथ कौन कंडक्ट करता है, तो ओथ कंडक्ट करते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सीनियर मोस्ट जज इन द सुप्रीम कोर्ट, उनकी एब्सेंस में बेसिकली। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति की शपथ कौन करवाएगा बच्चों, शपथ करवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर, और अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ चीजें पता लग गई, क्वालिफिकेशन पता लग गई प्रेसिडेंट को लेकर, और ओथ पता लग गई बेसिकली शपथ कौन करवाएगा। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर हो जाएगा प्रेसिडेंट के टॉपिक का, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर बच्चों।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चों कंडीशंस ऑफ ऑफिस बेसिकली, ठीक है, कि वो किस कंडीशंस पे ऑफिस के अंदर एंटर करेंगे। तो देखिए वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, ना तो वो लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, ना ही वो राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए बच्चों, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर है तो फिर उनको रिजाइन करना पड़ता है अपनी पोस्ट से, फिर वो प्रेसिडेंट की पोस्ट एक्वायर करते हैं इलेक्शन के बाद। बेसिकली जब पता लग गया, कन्फर्म हो गया कि राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो रिजाइन कर दे अपनी पोस्ट से। और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, इनको जो फैसिलिटीज मिलती है, अलाउंस प्रिविलेजेस मिलते हैं बेसिकली, वो क्या क्या है। तो देखिए इनको जो भी एमोल्यूमेंट या अलाउंस बेसिकली सैलरी फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगा, वो सब कौन डिटरमाइन करता है जी? पार्लियामेंट। और किस चीज के ऊपर चार्ज होता है? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है इनका सारा खर्चा बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग टर्म। देखिए जब कोई प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर सैलरी पर, किसी पर्टिकुलर एमोल्यूमेंट्स के ऊपर बेसिकली अलाउंस के ऊपर अपने ऑफिस में एंटर हो गया, तो उनके कार्यकाल के दौरान इनमें से किसी भी चीज को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। क्लियर होगी बात? जैसे अभी के जो राष्ट्रपति हैं उनकी सैलरी 5 लाख रुपीज पर मंथ है, तो जब तक ये राष्ट्रपति रहेंगे इस टर्म में, इनकी सैलरी को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। मीनवाइल अगर पार्लियामेंट बीच में सैलरी बढ़ाती है या घटाती है, तो वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट पे लागू होगी, इनके ऊपर लागू नहीं होगी बेसिकली, ठीक है जी। तो इनके ऊपर कोई चेंज लागू नहीं होगा इनकी किसी भी अलाउंस या सैलरी या एमोल्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये मैंने आपको आर्टिकल 14 के अंदर भी बताया था बेसिकली कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पोस्ट है उनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 361 के अंदर ऐसा मेंशन किया गया है, जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 की, इक्वालिटी बिफोर लॉ या रूल ऑफ लॉ की बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन। बेसिकली इनको किसी भी केस में उनकी पोस्ट पे रहते रहते अरेस्ट नहीं किया जा सकता और जेल में नहीं डाला जा सकता है। 2 months नोटिस रिक्वायर्ड इन सिविल केसेस फॉर पर्सनल एक्ट्स। बेसिकली अगर कोई पर्सनल एक्ट भी है बेसिकली जिसके लिए कोई सिविल केस इनके ऊपर चल रहा है और उसमें गिल्टी भी पाए जाते हैं, तो भी 2 मंथ का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कोई भी एक्शन लेने से पहले बच्चों, ठीक है जी। तो ये कुछ प्रिविलेजेस हैं राष्ट्रपति के बेसिकली, तो ये हमने सारे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है बच्चों टर्म, कि राष्ट्रपति का टर्म कितना होगा जी, ठीक है। देखिए जी फिक्स्ड टेन्योर होता है राष्ट्रपति का, वो होता है 5 साल का बच्चों। जिस दिन वो अपनी ओथ लेते हैं बेसिकली, जिस दिन अपने ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं वो, उस दिन से उनका 5 साल का कार्यकाल काउंट होता है बच्चों। अगर आप लोगों को एक फैक्ट पता हो वो ये है कि 1977 में जब हमारे राष्ट्रपति जो वीवी गिरी चुने गए थे, वो पहले अनअपोज्ड राष्ट्रपति चुने गए थे बेसिकली। तो उन्होंने जो शपथ ली थी बच्चों वो 25 जुलाई को ली थी। तब से हमारा हर राष्ट्रपति जो अपनी शपथ है वो 25 जुलाई को ही लेते हैं। इनके इलेक्शंस हो जाते हैं 18-19 जुलाई के आसपास, और 25 जुलाई को हमारा नया राष्ट्रपति ऑफिस के अंदर अपनी ओथ लेता है बेसिकली। तो 25 जुलाई से लेकर 5 साल काउंट होंगे बेसिकली, नेक्स्ट 5 साल जब तक उनके पूरे होंगे। इज इट क्लियर? ये एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया, 1977 से ऐसा चल रहा है। उसके बाद रेजिग्नेशन किसको करते हैं जी? प्रेसिडेंट रिजाइन करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। याद रखिएगा प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कैन बी री इलेक्टेड विदाउट लिमिट। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि क्या एक बंदा राष्ट्रपति हमारे देश में एक ही बार बन सकता है? तो देखिए वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन उनके बाद कोई भी राष्ट्रपति 2 बार नहीं चुना गया है बच्चों, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट नहीं है, कोई बार नहीं है कि क्या कोई पर्सन एक बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे यूएस में है ना कि यूएस में क्या कि एक बार उनका राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, उससे ज्यादा बार नहीं बन सकता। हमारे यहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितनी भी बार बन सकता है। बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद एक तरीके से एक कन्वेंशन चला दी गई थी या प्रथा चला दी गई थी कि भाई जो पर्सन एक बार राष्ट्रपति बन गया वो दोबारा राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर नहीं करेगा बच्चों। इसका रीजन क्या था वो मैं कभी बताऊंगा आप लोगों को, बट अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिट नहीं है इसकी कि कोई पर्सन कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा। कंसेंट कन्वेंशन ये चल रही है हमारे यहाँ पर कि जो बंदा एक बार बन गया वो दोबारा अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता है। कानूनी तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, बन सकते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है होल्ड्स ऑफिस अंटिल सक्सेसर टेक्स चार्ज टू अवॉइड इंटरगनम। बेसिकली देखिए ये इसकी बात हो रही है कि उनके ऑफिस की वर्किंग में कोई होल्ट ना आए। तो मान लीजिए कभी इलेक्शन लेट हो जाता है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि 25 जुलाई को शपथ होनी होती है और 28-19 जुलाई को इलेक्शन हो जाता है। मान लीजिए किसी कारणवश इलेक्शन नहीं हो पाया तो 25 जुलाई तक टेन्योर चलता रहा और उसके बाद महीना 2 महीना हो सकता है 6 महीने भी इलेक्शंस पॉसिबल ना हो पाए, तो यही राष्ट्रपति जो सिटिंग प्रेसिडेंट है पिछले वाले बच्चों, वही कंटिन्यू करते हैं अपने ऑफिस में। तो इस केस में उनका टेन्योर ज्यादा हो सकता है 5 साल से भी। प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं होगा कि इनका टर्म खत्म हो गया 5 साल का तो अब ऑफिस को वेकेंट कर देते हैं, ऑफिस वेकेंट नहीं होगा राष्ट्रपति का बच्चों, ठीक है जी।
नेक्स्ट देखिए आगे, इम्पीचमेंट या रिमूवल। बेसिकली आर्टिकल 61 के अंदर दिया गया है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। सबसे पहले है ग्राउंड। ग्राउंड क्या दिया गया है? फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये अनडिफाइंड है, ठीक है जी। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है कि किसको मानना जाएगा कि राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, बट ये अनडिफाइंड है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है बच्चों, ठीक है। तो वो अगर कभी होगा तो पार्लियामेंट ही बताएगा कि हाँ ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है जी। अब होता कैसे है? इनिशिएटेड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस विद 14 डेज नोटिस। देखिए, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी हाउस से इनका इंपीचमेंट का मोशन स्टार्ट हो सकता है। लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज 543, इसका 1/4 मेंबर्स, इसका 1/4 मेंबर्स एक रेजोल्यूशन साइन करके अब वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे, तो तब ये स्टार्ट होगा। बेसिकली मोशन जो है ये स्टार्ट होगा, अदरवाइज अगर इतने मेंबर नहीं है तो स्टार्ट भी नहीं होगा। राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है दैट इज 245, इसका 1/4 मेंबर्स साइन करके देंगे तब ये सबमिट होगा राज्यसभा में, अदरवाइज तो अगर यही नंबर अचीव नहीं हुआ तो ये सबमिट भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और अगर ये सबमिट हो जाता है इस नंबर के बाद बेसिकली, तो फिर जो एक 14 डेज का नोटिस चला जाएगा प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन आ गया है जी, ठीक है। अब क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की ऑफ द हाउस नीडेड इन बोथ द हाउसेज। देखिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी बच्चों जो मेजोरिटी रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 2/3, ठीक है, यानी स्पेशल मेजोरिटी। तो 543 का 2/3 मेंबर्स चाहिएंगे राष्ट्रपति को इंपीच करने के लिए। अराउंड 361 के करीब आएगा ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार चेक कर लीजिएगा। इतने मेंबर लोकसभा में, और राज्यसभा में भी 245 का 2/3 चाहिएगा। ये भी आई थिंक अराउंड 161 कुछ इसके अराउंड आसपास या 180 के आसपास कुछ बनना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने मेंबर चाहिए दोनों हाउसेज के अंदर। आपको याद रखना है कि टोटल मेंबर्स का 2/3 चाहिएगा इस इंपीचमेंट मोशन को पास करवाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में। क्लियर होगी बात जी? जैसे ही दोनों हाउस के अंदर ये पास हो जाएगा बच्चों, उसके बाद राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? इंपीच हो जाएंगे, ठीक है जी। इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो जो सेकंड हाउस होता है, बेसिकली सेकंड हाउस जो काइंड ऑफ एक इन्वेस्टिगेटिंग हाउस एक्ट करता है बच्चों, उसके सामने आके अपनी बात रखने का भी अधिकार होता है। इवन वो अपनी मर्जी के किसी अटॉर्नी से भी अपनी बात वहां रखवा सकते हैं कि भाई जो चार्जेस लगाए गए हैं वो गलत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं काउंट होना चाहिए बेसिकली। इज इट क्लियर? तो सेकंड हाउस एक्ट करता है एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बच्चों, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि इंपीचमेंट का मोशन किसी भी हाउस में आ सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। कंडीशन ये है कि जिस भी हाउस में आएगा उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 मेंबर्स साइन करके उस रेजोल्यूशन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे। अगर इतना नंबर होता है तो वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से 14 डेज का नोटिस चला जाएगा प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन आया जी, ठीक है। उसके बाद 14 डेज के बाद बच्चों लोकसभा, पहले मान लीजिए लोकसभा में स्टार्ट हुआ है, तो फिर लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है 543, उसका 2/3 मेंबर्स के सिग्नेचर के द्वारा उसको पास किया जाएगा। बेसिकली वो उसके सपोर्ट में होने चाहिए कि हाँ हम चाहते हैं राष्ट्रपति का इंपीचमेंट हो जाए। वहां से पास होने के बाद वो जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा एक्ट करेगा एज इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, जो खुद भी चार्जेस इन्वेस्टिगेट कर सकता है या कोई कमेटी का गठन कर सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग हाउस के सामने जाकर राष्ट्रपति अपनी बात रख सकते हैं खुद भी, या अपनी मर्जी के किसी अटॉर्नी से भी वहां पर बात रखवा सकते हैं। बेसिकली वो अपना पक्ष रख सकते हैं वहां पर। बट अगर राज्यसभा भी उसको पास कर देता है स्पेशल मेजोरिटी से बच्चों, यानी 245 के 2/3 मेंबर्स उसको सपोर्ट कर देते हैं, और जैसे ही राज्यसभा में पास होगा इसके साथ ही राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? इंपीच हो जाएगा बच्चों। उसी दिन से राष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? हमारे इंपीच हो जाएंगे, उनका रिमूवल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है, और क्योंकि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड भी नहीं है, तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आज तक हमारा कोई भी राष्ट्रपति इंपीच बच्चों नहीं हुआ है। कभी कोई राष्ट्रपति आज तक हमारा इंपीच नहीं किया गया, ठीक है। तो ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है जिसमें जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, सारा काम पार्लियामेंट का ही है बेसिकली, ठीक है। और नो प्रेसिडेंट हैज बीन इंपीच्ड सो फार। क्लियर होगी बात? तो इंपीचमेंट को लेकर आई थिंक ये सब क्लियर है। आर्टिकल कौन सा इंपीचमेंट का? 61 बच्चों। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि क्या हो अगर हमारे राष्ट्रपति के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले कारण देख लेते हैं किस किस कारण से हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो है टेन्योर एक्सपायरी,
कि अगर उनका टेन्योर खत्म हो जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 25 जुलाई को मान लीजिए 5 साल 25 जुलाई 2028 को अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उससे हफ्ता 10 दिन पहले यानी 28-19 जुलाई के आसपास अगले राष्ट्रपति के चुनाव करवा दिए जाते हैं, ताकि 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति वो राष्ट्रपति ऑफिस छोड़ेंगे और नया राष्ट्रपति शपथ लेंगे बेसिकली, ठीक है जी। और ये भी बता दिया मैंने कि अगर इलेक्शन ना हो पाए तो जो करंट प्रेसिडेंट है वही अपना टेन्योर कंटिन्यू करेंगे बच्चों। इज इट क्लियर? सेकंड है रेजिग्नेशन। हाँ जी, रिजाइन किसको करता है बेसिकली प्रेसिडेंट हमारे, तो रिजाइन करते हैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट को बच्चों, ठीक है। फिर है इंपीचमेंट, अगर उनका इंपीचमेंट हो जाता है, अभी हमने पढ़ा स्पेशल मेजोरिटी के साथ। और फिर है उनकी डेथ, अगर उनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए बच्चों, इन 3 केसेस के अंदर या तो वो रिजाइन कर दे, या उनका इंपीचमेंट हो जाए, या बेसिकली डेथ हो जाए उनकी, तो क्या होता है जी, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट वो क्या बन जाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाते हैं भाई? प्रेसिडेंट। बट वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, वो रेगुलर प्रेसिडेंट नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए यहां लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन वैकेंसी अकर्स ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल और अदरवाइज अंटिल न्यू इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स। ये बात भी याद रखिएगा कि डेथ के केस में, रिजाइन के केस में, इंपीचमेंट के केस में, या किसी और कारणवश अगर राष्ट्रपति का ऑफिस खाली हुआ है बेसिकली, तो तुरंत प्रभाव से हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या बन जाता है बच्चों? राष्ट्रपति। बट उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट। अब ये जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है ना, ये मैक्सिमम बन सकते हैं कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगले राष्ट्रपति के चुनाव करवाने पड़ेंगे रेगुलर प्रेसिडेंट के, और उनका फिर जो टेन्योर होगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बचा हुआ टेन्योर कवर करेंगे बेसिकली पिछले राष्ट्रपति का, ठीक है। वो पूरे 5 साल के लिए उनका टेन्योर होगा। इज इट क्लियर? तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकते हैं मैक्सिमम 6 महीने के लिए। 6 मंथ्स के अंदर अगले राष्ट्रपति का चुनाव होना होगा, और अगला जो राष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए बनेगा। ऐसा नहीं कि वो पिछले का टेन्योर पूरा करेगा बेसिकली। यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, क्या ये भी चुनाव लड़ सकते हैं रेगुलर प्रेसिडेंट के लिए? जी हाँ, बिल्कुल लड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक और भी डाउट क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, 3 महीने बाद राष्ट्रपति के चुनाव हो जाते हैं, और इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जो बंदा वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है। अब नया राष्ट्रपति आ गया, तो ये उपराष्ट्रपति क्या होगा? ये वापस अपने ऑफिस में चले जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के बेसिकली। ये वापस से किस कुर्सी पर जाकर बैठ जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट की। हाँ, जब तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे, महीने के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए, तब तक इनको सारी सैलरी, अलाउंस, एमोल्यूमेंट्स सब कुछ प्रेसिडेंट वाला मिलेगा बच्चों। क्लियर बात? चलिए जी, न्यू प्रेसिडेंट सर्व्स एज फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम टेकिंग ऑफिस, पूरे 5 साल के लिए बनेंगे। नो इंटरिम टर्म फॉर वाइस प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट टेन्योर इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years ड्यू टू डिलेड इलेक्शंस, ठीक है जी। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई इंटरिम टर्म नहीं है बेसिकली। अगर राष्ट्रपति के चुनाव वो हो भी जाते हैं तो राष्ट्रपति अपने ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे। उस केस में वाइस प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। ये बात बताई थी मैंने बीच में कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो गया है, बट किसी कारणवश इलेक्शन नहीं करवाया गया है बच्चों, तो फिर क्या होगा कि जो इस केस में वाइस प्रेसिडेंट जाकर प्रेसिडेंट नहीं बन जाएंगे, वो प्रेसिडेंट ही अपने ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? आई होप सो दिस शुड बी क्लियर बच्चों। इतना डिटेल में चीजें बता रहा हूं, इससे ज्यादा तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहीं से सब कुछ कवर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब पावर्स की बात कर लेते हैं। ये हमने बेसिक चीजें कवर कर ली प्रेसिडेंट के टॉपिक के बारे में। अब हम पावर्स की बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कितने तरह की पावर्स हैं। तो सबसे पहले पावर है एग्जीक्यूटिव पावर बच्चों। देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन हिज नेम। मतलब जितने भी सिग्नेचर वाले काम होंगे ना, जहां पर भी सिग्नेचर करना होगा कि कोई ऑर्डर जारी हो रहा है, तो वो सिग्नेचर हमेशा राष्ट्रपति के होंगे। चाहे वो सिविल सर्वेंट्स की बेसिकली ज्वाइनिंग के हो, चाहे आपके किसी के अपॉइंटमेंट के हो, उन सब पे सिग्नेचर किसके होंगे? प्रेसिडेंट के होंगे। वो अभी हम देखते हैं। He makes rule for an authenticating order and for business transactions of the union। जो भी business transactions unions की होती हैं, rules होते हैं, उन सब पे सिग्नेचर उस पे भी किसके होते हैं? प्रेसिडेंट के होते हैं। उसके बाद requires PM to submit matters for council of minister consideration, ठीक है। ये प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि भाई आप जो भी मैटर्स हैं आपके, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने रखिए, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कहा जाता है कि ये सारे मैटर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के सामने रखे जाएं भाई। नेक्स्ट देखो, अपॉइंट्स कमीशंस फॉर SC ST OBC। SC ST और OBC का जो कमीशन अपॉइंट होता है, उनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपॉइंट्स इंटरस्टेट काउंसिल, 2 काउंसिल्स का डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जो इंटरस्टेट काउंसिल होती है, उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। एंड यूटीज के लिए भी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं बेसिकली, उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? तो जैसे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, चलो ये तो पंजाब के गवर्नर बनते हैं बेसिकली, ठीक है। जिन यूटीज के अंदर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाता है बच्चों, तो उनकी वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है।
उसके बाद अपॉइंट्स पीएम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी यही करते हैं। ये मैं पीएम वाली वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा चीज में। एंड ठीक है, मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, और प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल की भी, कैग की भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी अपॉइंटमेंट यही करते हैं। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो 2 और होते हैं हमारे, उनकी भी यही करते हैं। गवर्नर की अपॉइंटमेंट यही करते हैं। चेयरपर्सन ऑफ कमीशंस, जितने भी तरह के कमीशन होते हैं, यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और डिक्लेयर्स शेड्यूल्ड एरियाज, है ना। 6th शेड्यूल के अंदर बेसिकली जो 5th शेड्यूल के अंदर जो शेड्यूल्ड एरियाज की डिक्लेरेशन होती है कि किस एरिया के अंदर किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है, तो वो डिक्लेरेशन भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति बच्चों। तो इन सब पोस्ट की जो भी जितने भी पर्सन अपॉइंट किए जा रहे हैं, इन सब की अपॉइंटमेंट की पावर्स, यानी अपॉइंटमेंट पे जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के, जिसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट दीजिए जरा, जल पी लिया जाए। चलिए जी, लेजिस्लेटिव पावर्स देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बच्चों लेजिस्लेटिव पावर्स भी। आइए देखिए, लेजिस्लेटिव को क्या काउंट किया जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इंटीग्रल पार्ट क्यों काउंट किया जाता है? एक तो हम एक बात जानते हैं कि जब भी हमारा पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है बेसिकली, है ना, जैसे मान लीजिए कोई बिल है वो पास किया जाता है, सपोज पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ। अब ये पास तो हो गया, पर ये बिल लागू कब तक नहीं होगा, जब तक इस पे प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं दे देंगे बेसिकली, तब तक ये बिल लागू नहीं होता है। क्लियर होगी बात? तो मतलब कहने का मतलब है वो बिल जो है वो किसी भी एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा या लॉ में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं दे देंगे। तो बिल बनाने का काम पार्लियामेंट का है, बट सिग्नेचर वहां भी किसके चलते हैं, प्रेसिडेंट के। और ये ऑर्डिनेंस भी पास करते हैं, जॉइंट सिटिंग भी बुलाते हैं, पार्लियामेंट्री एड्रेस भी देते हैं। इन सब कारणों से इनको क्या काउंट किया जाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सम्मन करते हैं दोनों हाउसेज को, अगर सेशन नहीं आ रहा है प्रोरोग करते हैं बेसिकली, हाउस को वो कर देते हैं, जैसे कोई सेशन चल रहा है ना, और ये इनको हाउस को प्रोरोग करने का मतलब ये होता है कि हाउस को उस समय के मतलब खत्म कर देते हैं, उस सिटिंग को, उस सेशन को बेसिकली। उस जैसे लोकसभा का सेशन चल रहा है, राज्यसभा का सेशन चल रहा है, और ये राष्ट्रपति प्रोरोग ऑर्डर जारी कर देते हैं, तो मतलब सेशन वहीं पे खत्म हो जाता है, अब अगला ही सेशन आता है बेसिकली। क्लियर होगी बात? तो प्रोरोग करने की जो पावर होती है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है बच्चों। उसके बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, अगर किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, तो लोकसभा को क्या कर देंगे, डिसॉल्व। उसके बाद कैन समवन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज, है ना, जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 108। जॉइंट सिटिंग किस केस में आती है भाई, डेडलॉक के केस में। मान लीजिए कोई बिल है वो लोकसभा में पास हो गया है, बट मान लो वो राज्यसभा में फेल हो गया, तो अगर कोई बिल लोकसभा से पास हुआ बट राज्यसभा में फेल हो गया है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है कि डेडलॉक बन गया, डेडलॉक। ठीक है जी, डेडलॉक। डेडलॉक के केस में क्या होता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो जॉइंट सिटिंग के लिए दोनों हाउसेज को बुला सकता है, जॉइंट सिटिंग के लिए, और जॉइंट सिटिंग में फिर उस बिल के ऊपर डिबेट डिस्कशंस करके उस बिल को पास किया जाता है बच्चों। ठीक है, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन ये है कि आज तक हमारे इतिहास में कितनी बार जॉइंट सिटिंग बच्चों बुलाई गई है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और किस किस बिल के ऊपर बुलाई गई है आज तक वो। ठीक है, जॉइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 107। तो जॉइंट सिटिंग बुलाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। हाँ, जॉइंट सिटिंग का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है बच्चों, स्पीकर होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही एड्रेसेस पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 87। ये पावर होती है कि पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं 2 बार। कब? एक तो एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, जब हमारा बजट सेशन स्टार्ट होता है बेसिकली, 1 फरवरी को हमारा बजट आता है, उस दिन इनकी स्पीच होती है, और दूसरा आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो 2 बार हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपने हमारे जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करते हैं। एक बार तो तब जब हर साल हमारा बजट आना होता है, तो सुबह राष्ट्रपति की स्पीच होती है, जो काइंड ऑफ क्या होता है बच्चों, एक बेसिकली परमिशन की स्पीच होती है कि हाँ बजट इंट्रोड्यूस किया जाए बच्चों। ठीक है, और दूसरा, जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे सेंटर के, उसके बाद जो पहला सेशन होता है, उस पहले सेशन के पहले दिन राष्ट्रपति की स्पीच होती है, और इसमें दोनों हाउस इकट्ठे बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस वहीं बैठते हैं दोनों बारी में। जब बजट वाली स्पीच होगी राष्ट्रपति की तब भी, और जनरल इलेक्शंस के बाद होगी तब भी बच्चों। इज इट क्लियर? तो 2 ऐसे ओकेजन्स होते हैं जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो भी कुछ उस स्पीच में बोलते हैं वो उनके द्वारा नहीं लिखा गया होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको लिख कर देती है, और उसके लिए उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये आपने गलत बोला या सही बोला। राष्ट्रपति को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट ऑन बिल्स और अदर इश्यूज। बेसिकली किसी बिल को लेकर कोई मैसेज भेजना है पार्लियामेंट को तो भेज सकते हैं।
प्रायर परमिशन फॉर सर्टेन बिल्स, जैसे आर्टिकल 110 के अंडर मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। अब मनी बिल इंट्रोडक्शन से पहले राष्ट्रपति की क्या ली जाती है, सहमति, कंसेंट ली जाती है बच्चों, है ना। आर्टिकल 3 के अंडर बेसिकली अगर हमें किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, बाउंड्री एरिया चेंज करना है, तो उस केस में भी उस बिल के ऊपर राष्ट्रपति की कंसेंट पहले ली जाती है बच्चों, ठीक है जी। उसके बाद ही नॉमिनेट्स 12 राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। और पहले किया करते थे 2 लोकसभा के अंदर भी एंग्लो इंडियन मेंबर्स, 2020 तक ये चलता था बच्चों, बट 2020 में इसको खत्म कर दिया गया था। अब राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने मेंबर नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर। ये 12 मेंबर 4 फील्ड में से नॉमिनेट किए जाते हैं बच्चों, आर्ट, सोशल सर्विस, साइंस और लिटरेचर। इन 4 फील्ड में अगर कोई बेहतरीन काम करता है तो फिर उसको एज राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट किया जा सकता है। और नॉमिनेशन से कितने एमपी बनाए जा सकते हैं राज्यसभा के, 12 एमपीज बच्चों, ठीक है। देखिए ना, राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है ना 245, उसमें वो 2 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, 233 और 12। ये जो 12 एमपी होते हैं ना, ये नॉमिनेटेड ही होते हैं बच्चों, नॉमिनेटेड। और ये जो 233 एमपी होते हैं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, इनडायरेक्ट, जिसमें उस स्टेट के एमएलए वोट डालते हैं। जिस भी स्टेट का चुनाव हो रहा होगा, राज्यसभा का एमपी जिस भी स्टेट से आएगा, जैसे हरियाणा से राज्यसभा के 5 एमपी आएंगे तो हरियाणा के एमएलए वोट डालेंगे बेसिकली इसमें, ठीक है जी। उसके बाद प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस अभी पढ़ेंगे हम, इसके बाद आएगा आगे कि ऑर्डिनेंस क्या होता है बेसिकली, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है ही अल्टर्स स्टेट बाउंड्रीज, क्रिएट न्यू स्टेट्स। ये बात हो रही है बच्चों आर्टिकल 2 के अंडर, 3 के अंडर। अभी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 3 के तहत अगर किसी एरिया, किसी स्टेट का एरिया, बाउंड्री, नाम कुछ भी चेंज करना है, किसी स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऐसे बिल के ऊपर भी प्रेसिडेंट की पहले कंसेंट ली जाती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है ही लेज रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, यूपीएससी की, कैग की, इन सब की। और डिसीजन ऑन एमपी डिस्क्वालिफिकेशन, देखिए यहां पर भी थोड़ा समझ के चलेंगे। एमपीज की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 2 तरीके से होती है बच्चों, ठीक है। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे जरा। देखिए जी, एमपीज की जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना बच्चों, डिस्क्वालिफिकेशन की किस किस ग्राउंड पर एमपी डिस्क्वालीफाई हो सकता है बेसिकली, डिस्क्वालिफिकेशन, ये 2 अलग अलग तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है। एक तो है बच्चों जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर दी हुई है, एडीएल, जो बाद में ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल वाला। एक तो ये है, और दूसरा है ऐसे बेसिकली ग्राउंड्स डिस्क्वालिफिकेशन के, ऐसे ग्राउंड्स जो किस में दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं भाई, ठीक है, संविधान के अंदर जो मेंशन है, या रूल्स ऑफ प्रोसीजर कोड के अंदर जो मेंशन है बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा के, उनके ऊपर जो बात होती है। देखिए अब अगर इनमें से कोई ग्राउंड है, जैसे कोई एमपी किसी क्रिमिनल केस में 2 साल से ज्यादा सजा हो जाती है, या बेसिकली वो चार्ज इंसॉल्वेंट पाया जाता है, बेसिकली अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो ऐसे किसी भी केस में जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो राष्ट्रपति को कहता है कि इस एमपी को आप क्या कर दो, डिस्क्वालीफाई कर दो। इज इट क्लियर? और ये जो एडवाइस होती है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ये बच्चों ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होती है, बाइंडिंग। बट डिस्क्वालिफिकेशन पे साइन करेगा कौन, तो साइन करेगा प्रेसिडेंट, कि हाँ जी इसको क्या कर दिया जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए भाई। इज इट क्लियर? बट बाइंडिंग होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस। इस केस के अंदर क्या होता है, एडीएल के अंदर बच्चों, यहां पर जो पावर दी गई है वो दी गई है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है। जैसे लोकसभा की बात करें तो स्पीकर के पास ये पावर है कि किसको करना है किसको नहीं करना है, राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन के पास ये पावर है। एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो ये इस वाली जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स दिए हैं या आरपीसी के अंदर जो ग्राउंड दिए हैं, उस केस में प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, इस केस में नहीं होते हैं भाई। इज इट क्लियर? यही समझाना चाहता था मैं आप लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी को लेकर। चलिए जी, ये थी प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स। आई होप सो कि समझ में आया होगा सभी को बच्चों। बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं सारे के सारे, तभी मैं इतना स्लो भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। टाइम लगेगा आज की वीडियो में, बट तसल्ली हो जाएगी आपकी प्रेसिडेंट की टॉपिक को लेकर। कुछ नहीं बचेगा राष्ट्रपति के टॉपिक के अंदर इसके अलावा बच्चों, ठीक है। चलिए जी, पढ़ना आप लोगों का काम है भाई। देखो उसके बाद क्या क्या है राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स बच्चों, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स के अंदर क्या क्या आता है राष्ट्रपति के पास, सो ये देखेंगे। सबसे पहले तो प्राइम रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल्स एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स। मनी बिल जो आपका आर्टिकल 110 के तहत बेसिकली, उसके अंदर किसी भी मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की कंसेंट ली जाती है, और मनी बिल के ऊपर स्पीकर का सर्टिफिकेट भी लगाया जाता है कि यस इट इज अ मनी बिल बेसिकली, ठीक है। और बजट में जितने भी टाइप की डिमांड फॉर ग्रांट होती है, वो भी सारी की सारी उनके ऊपर भी वो मनी बिल होता है बेसिकली आपका, तो उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट की कंसेंट ली जाती है बच्चों। बिल्स के ऊपर, विटो पावर के ऊपर,
ऑर्डिनेंस के ऊपर ये मैंने कुछ अलग वीडियोस भी बना रखी हैं बच्चों, हमारी चैनल के ऊपर पड़ी हुई यूट्यूब पे बेसिकली, तो आप वो देख सकते हो और ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी वो चीजें आएंगी जिनको इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूं, बट वो अलग से मैंने वीडियोस बना रखी है, चाहे वो वीटो पावर हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ बिल हो, ऑर्डिनेंस मेकिंग हो, उनके बारे में बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहां जितना होगा वो भी देखेंगे। उसके बाद लेज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली एनुअल बजट जो होता है हमारा, वो राष्ट्रपति की परमिशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों आर्टिकल 112 के तहत। बेसिकली आर्टिकल 112 के तहत हमारा जो बजट है वो पार्लियामेंट के सामने राष्ट्रपति परमिशन देते हैं उसकी इंट्रोडक्शन की, बेसिकली जो वो स्पीच देते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है ही कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स। आर्टिकल 280 के अंडर राष्ट्रपति क्या वो करते हैं, हर 5 साल में बच्चों एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं जी, ठीक है। उसके बाद एडवांसेस फ्रॉम कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये जो भारत का वो है ना बेसिकली इमरजेंसी जो फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर इसमें से सरकार को कोई पैसा यूज करना पड़ जाए बेसिकली, तो भी हमारी जो सरकार है वो पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेगी बच्चों। क्लियर होगी बात। ये होता है एग्जीक्यूशन टू प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की मर्जी से इसमें से पैसा निकाला जा सकता है। टाइप्स ऑफ फंड के बारे में भी मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कितने तरह के फंड है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो टाइप ऑफ करंट अकाउंट की तरह काम करता है सरकार के, एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट की तरह होता है, और फिर एक ही इमरजेंसी फंड होता है भारत का बच्चों, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसकी जो लिमिट है वो कितनी है, 500 करोड़ बेसिकली, ठीक है। पहले 50 करोड़ थी, बाद में इसको 500 करोड़ कर दिया गया था भाई। चलिए बच्चों नेक्स्ट है जुडिशियल पावर्स। जुडिशरी को लेकर क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के पास। सो सबसे पहले तो देखिए ये अपॉइंट करते हैं किसको, सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर हमें पता है कि सबसे सीनियर मोस्ट जज ही क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें राष्ट्रपति की अपनी मर्जी नहीं चलती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो उसमें जो हमारा कोलिजियम सिस्टम है बेसिकली, जिसमें क्या होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है कि 5 जजेस का कोलिजियम होता है, इसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4 अदर जजेस होते हैं, जनरली सीनियर मोस्ट जज होते हैं। वो फिर एक किसी भी एक हाई कोर्ट के जज को नॉमिनेट करते हैं एज सुप्रीम कोर्ट जज, जब हमारा सीजीआई रिटायर होने वाला होता है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी कैसे होती है भाई, वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं बच्चों। जुडिशरी में सब कुछ देखेंगे कि कैसे होती है इनकी अपॉइंटमेंट। फिर 6 सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन नोट बाइंडिंग, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग बेसिकली, ठीक है जी। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति से लीगल एडवाइस मांग सकते हैं किसी भी मैटर के ऊपर बेसिकली, ठीक है। और जो एडवाइस आती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। इसको भी करेंगे डिटेल में कि क्योंकि इसमें भी ना 2 पार्ट होते हैं बच्चों। कुछ ऐसे मैटर्स जो कोई लीगल मैटर है बेसिकली, आज के जो मैटर्स हैं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को लेकर कोई क्वेश्चन है, अगर ऐसे किसी केस में राष्ट्रपति एडवाइस मांगते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग नहीं होता है राष्ट्रपति को एडवाइस करने के लिए। लेकिन अगर कोई मैटर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम्स का है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी का है बेसिकली, कोई एग्रीमेंट है पुराना, वो कोई क्वेश्चन लॉ के बीच में आ जाता है बेसिकली अब इस टाइम पे, तो फिर उस केस में सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग होता है राष्ट्रपति को एडवाइस देने के लिए। इज इट क्लियर। बट राष्ट्रपति पे फिर भी वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा राष्ट्रपति को वही मानना होगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए ही ग्रांट्स पार्डन, किसी की सजा को माफ कर सकते हैं बेसिकली, रिप्राइव कर सकते हैं, उसका थोड़ा सेंटेंस कम कर सकते हैं। रिस्पाइट मतलब होता है उसकी लेवल कम कर देना बेसिकली, है ना। रेमिशन मतलब बेसिकली उसमें थोड़ी सी वो कह लो कि नरमाई बरत देना बस सजा के अंदर। और कम्यूटेशन का मतलब होता है कि उसका करेक्टर चेंज कर देना बेसिकली सजा का। ये सब कर सकते हैं ऑफ पनिशमेंट फॉर यूनियन लॉ ऑफेंसेस, यूनियन लॉ के जो भी ऑफेंस होंगे उनके अंदर इनके पास पार्डनिंग पावर्स होती है अंडर आर्टिकल 72 बच्चों, ठीक है। कोर्ट मार्शल सेंटेंसेस को भी ये वो कर सकते हैं बेसिकली, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डेथ सेंटेंस को भी कर सकते हैं। याद रखिएगा अगर किसी को फांसी की सजा होती है तो वो राष्ट्रपति के पास अपनी गुहार लगा सकता है कि उनकी सजा को फांसी से बदलकर उम्र कैद या कोई और सजा कन्वर्ट कर दिया जाए बेसिकली, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पार्डनिंग पावर्स भी होती हैं। इज इट क्लियर। ये थी इनकी पावर जुडिशरी को लेकर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं भाई डिप्लोमेटिक पावर्स। ये आसान ही है बेसिकली, नेगोशिएट्स एंड कंक्लूड्स इंटरनेशनल एंड ट्रीटीज बेसिकली। जो भी हमारे जैसे पार्लियामेंट, जैसे हमारे मिनिस्ट्रीज कहीं जाती हैं, कोई हमारे फॉरेन मिनिस्टर किसी देश में गए हैं, कोई दूसरे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वहां पर वो किसी भी तरीके का एग्रीमेंट या ट्रेड साइन करके आते हैं, तो वो जो ट्रीटी साइन होती है बेसिकली वो राष्ट्रपति के नाम से ही सिग्नेचर होकर जाते हैं बच्चों उसके ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे इंडिया के और इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर जहां भी भारत का वो होगा, वो सारे के सारे उन पे भी सिग्नेचर किसके होंगे, राष्ट्रपति के होंगे। ही सेंड्स एंड रिसीव्स डिप्लोमेट्स, हमारे जो डिप्लोमेट्स दूसरे देश के अंदर जाते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर भी सिग्नेचर किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के। और जो दूसरे देश के डिप्लोमेट हमारे यहाँ आते हैं तो उस पर भी सिग्नेचर किसके होते हैं, प्रेसिडेंट के।
फिर आता है मिलिट्री पावर्स, तो ये आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेस, बेसिकली ही इज द सुप्रीम कमांडर, ठीक है। उसके बाद अपॉइंट्स आर्मी नेवी एयरफोर्स चीफ, जो भी आर्मी के नेवी के एयरफोर्स के चीफ बनते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। कैन डिक्लेयर वॉर पीस सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री अप्रूवल, क्लियर होगी बात, ठीक है। किसी देश के साथ हमारी लड़ाई लगेगी तो भी ये डिक्लेयर करेंगे कि वी आर एट वॉर विद दिस कंट्री, जब हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो भी राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे दैट नाउ वी आर एट पीस विद दिस कंट्री। बट ये सब कुछ पार्लियामेंट के अप्रूवल पे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही होता है बच्चों सब कुछ ये, ठीक है। राष्ट्रपति की अपनी मर्जी नहीं है ये, जितने भी पावर आप देख रहे हो कि किसकी अपॉइंटमेंट करनी है किसकी नहीं, जैसे ये अपॉइंटमेंट चल रही है यहाँ पे कौन बनेगा एयरफोर्स का चीफ, या प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी नहीं होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करता है बेसिकली उनको, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर, तो आप जानते ही होंगे कि हमारे देश के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी मेंशन्ड है। फर्स्ट है आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है आर्टिकल 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोल देते हैं बाद में, और आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी। तीनों की 3 इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है बच्चों। डिक्लेयर करेंगे अपनी मर्जी से नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर बेसिकली, ठीक है जी। और हटाने की पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, अपनी मर्जी से नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। इज इट क्लियर? इन सब पावर्स के पीछे जो हम पढ़ रहे हैं लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मतलब इसमें नहीं लिखा हुआ बट आप समझ के चलिए, ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इज इट क्लियर? खुद की पावर नहीं है, बाद में एक बात बताऊंगा मैं आपको, आएगा डिस्क्रिशनरी पावर कि राष्ट्रपति की खुद की मर्जी किस किस में है, वो हम पढ़ेंगे अभी इसमें आगे चल के, ठीक है जी। ये तो बस सिग्नेचर चल रहे हैं राष्ट्रपति के हर जगह पे, जहां भी राष्ट्रपति कुछ कर रहे हैं सिर्फ सिग्नेचर चल रहे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, विटो पावर्स, मैंने अभी बताया था आपको कि हमारे राष्ट्रपति के पास विटो पावर्स होती हैं बिल्स को लेकर, तो उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले तो कि कितने टाइप का बिल होता है ना। अभी के लिए बेसिक बता देता हूं कि हमारे यहाँ 4 तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब इन बिल्स को लेकर राष्ट्रपति के पास क्या होती है, विटो पावर्स होती है ना। जैसे मान लीजिए कोई बिल है वो पास हुआ है लोकसभा से, वो पास हुआ है राज्यसभा से, और अब वो पहुंच गया किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट के पास इस बिल को लेकर बच्चों क्या क्या ऑप्शंस होते हैं देखेंगे जरा। सबसे पहला तो है कि वो उसके ऊपर अपनी असेंट दे दे, तो अगर वो उसके ऊपर अपनी असेंट दे देते हैं तो फिर वो जो बिल होता है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कोई चक्कर की बात नहीं है। दूसरा है वो उस बिल को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं। अब कौन से रिजेक्ट करने की पावर सभी बिल्स के ऊपर नहीं है, किस किस बिल के ऊपर है, चलो वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। वो है मनी बिल के ऊपर, वो है ऑर्डिनरी बिल के ऊपर और फाइनेंस बिल के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के और राष्ट्रपति रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो रिजेक्ट करने वाली पावर होती है बच्चों, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट विटो। इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट विटो। हालांकि एब्सोल्यूट विटो भी राष्ट्रपति के डिस्क्रिप्शन में नहीं है, एब्सोल्यूट विटो भी राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूछ कर लगाई जाती है बेसिकली। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है, और क्या ऑप्शन है, एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है उसको सस्पेंस में डाल देना, बेसिकली उसको वापस भेज देना। वापस भेजने वाली विटो को बोलते हैं बच्चों सस्पेंसिव विटो, ठीक है, कि भाई एक बार और चेक कर लो बेसिकली इस बिल को। अगर राष्ट्रपति किसी बिल को वापस भेज देते हैं ना, बट हमारा जो पार्लियामेंट है वो दोबारा फिर से उस बिल को एज इट इज पास करके भेज देते हैं, हो सकता है राष्ट्रपति का ने जो अमेंडमेंट कही है वो ना माने, तो अगर उसको एज इट इज पास करके भेज देते हैं बच्चों, तो तब हमारे राष्ट्रपति के पास असेंट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उनको उसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे अगर वो बिल दोबारा वापस आ गया तो, ठीक है। और क्या ऑप्शन है भाई, कि वो नो एक्शन, कोई एक्शन ही ना ले। इस बात का याद रखिएगा भाई, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति के ऊपर ना कोई टाइम लिमिट की बाउंडेशन नहीं होती है कि राष्ट्रपति को इतने दिनों के अंदर बिल को साइन करना ही करना है। जैसे यूएस के अंदर ना, वहां के राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर बिल को साइन करना होता है, हमारे यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो हो सकता है राष्ट्रपति एक बिल को 4 साल 5 साल तक भी अपनी टेबल पे डाल के रखें। क्लियर होगी बात? बट ऐसा उनके पास वो किस बिल के केस में कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल। मनी बिल को अपने टेबल पे नहीं रख सकते, वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये जो विटो होती है पावर की नो एक्शन वाली प्रेसिडेंट की, इसको कहा जाता है पॉकेट विटो। क्या बोलते हैं जिसको, इसको कहा जाता है पॉकेट विटो बच्चों। क्लियर होगी जी बात? देखिए यही सब लिखा है कि वो अपने बिल के ऊपर असेंट दे दें, विद होल्ड कर दे असेंट को बेसिकली, ठीक है, विच एंड्स द बिल, जो एब्सोल्यूट विटो है, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, वापस भेज दें, बट इफ पार्लियामेंट पासिस इट अगेन द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट बेसिकली, ठीक है। यही सब जो मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो एक बिल को लेकर क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। और वो विटो पावर मैंने आपको बता दी। रिजेक्ट करने वाली पावर का नाम क्या है, एब्सोल्यूट विटो, और उसके बाद वापस भेजने वाली का नाम क्या है, सस्पेंसिव विटो, और बिना एक्शन लेने वाली का, जिसमें राष्ट्रपति कुछ ही नहीं कर रहे, ना पास ना फेल ना रिजेक्ट, उसका नाम क्या है, पॉकेट विटो। अभी आएंगे आगे लिखी हुई वो, ठीक है। अब देखिए हमारे राष्ट्रपति के पास अंडर आर्टिकल 201 बच्चों, वो स्टेट के बिल के ऊपर भी अपनी विटो पावर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टेट का जो बिल होता है ना,
यहाँ देखिए, मान लीजिए वो कोई बिल है स्टेट की विधानसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो वहां से पास होकर किसके पास जाता है, गवर्नर के पास। बट गवर्नर ने क्या किया, इस बिल को बच्चों किसके पास भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास, कि भाई इस पे आप डिसीजन लो। अब स्टेट के इस बिल के ऊपर ना राष्ट्रपति की सारी वीटो पावर्स अवेलेबल होती हैं। ये बड़ी कमाल की चीज है, स्टेट के बिल के ऊपर भी प्रेसिडेंट के पास सारी वीटो पावर अवेलेबल होती है बच्चों, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन ए स्टेट बिल इज रिजर्व्ड फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन, असेंट, विद होल्ड असेंट। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है भाई, किसी बिल को लेकर, स्टेट के बिल को लेकर असेंट दे दे, विद होल्ड कर दे असेंट को, या जो एंड कर देगा बिल को, या रिटर्न कर दे बिल को रिकंसीडरेशन के लिए, ठीक है जी। सारी वीटो पावर अवेलेबल है प्रेसिडेंट के पास उनके बिल को लेकर भी, ठीक है। स्टेट के, इफ पास्ड अगेन बाय स्टेट लेजिस्लेचर द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट। ये पॉइंट का डिफरेंस है, शांति से समझिए मेरी बात को। अगर तो सेंटर का बिल है और राष्ट्रपति ने उस पर लगा दी सस्पेंसिव वीटो, मतलब वापस भेज दिया रिकंसीडरेशन के लिए, बट पार्लियामेंट ने उस बिल को एज इट इज पास करके वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं। बट अगर वो स्टेट का बिल है और स्टेट ने उस बिल को पास करके भेजा गवर्नर पे, गवर्नर ने भेज दिया प्रेसिडेंट पे, प्रेसिडेंट ने लगा दी सस्पेंसिव वीटो। अब इस केस के अंदर स्टेट की विधानसभा ने क्या किया, उस बिल को दोबारा एज इट इज पास करके भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति बाउंड नहीं है। जैसे सेंटर के बिल में राष्ट्रपति बाउंड असेंट देने के लिए, स्टेट का बिल अगर एज इट इज वापस आया है तो राष्ट्रपति बाउंड नहीं होता है, वो फिर से उसको रिजेक्ट करने की पावर रखते हैं, वहां पर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं बेसिकली वो। इज इट क्लियर? तो स्टेट लेजिस्लेशन के केस में भी प्रेसिडेंट के पास क्या अवेलेबल होती है, वीटो पावर्स बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, वीटो के टाइप्स मैं बता रहा हूं कि यहां तो बड़े शॉर्ट में है, मैंने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखी है, वहां से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आप लोगों को। तो पहली वीटो पावर कौन सी है, एब्सोल्यूट वीटो, परमानेंट विद होल्डिंग ऑफ असेंट, बेसिकली कि रिजेक्ट ही कर दिया बिल को, ठीक है जी। नेक्स्ट है सस्पेंसिव वीटो, रिटर्निंग द बिल फॉर रिकंसीडरेशन, इफ पार्लियामेंट पासिस इट अगेन द प्रेसिडेंट मस्ट असेंट। क्लियर होगी बात? नॉट एप्लीकेबल टू मनी बिल, ये मनी बिल के केस में होती ही नहीं, मनी बिल को राष्ट्रपति वापस भेज ही नहीं सकता, बेसिकली उसको असेंट ही देनी पड़ेगी, या वो रिजेक्ट कर सकता है मनी बिल को, पर रिजेक्ट कर नहीं सकता क्योंकि एब्सोल्यूट वीटो उसकी खुद की मर्जी पे नहीं होती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के चलती है। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट कीप्स द बिल पेंडिंग विदाउट टेकिंग एनी एक्शन, राष्ट्रपति बेसिकली उसको बिल के ऊपर कोई एक्शन न ले। नो टाइम लिमिट एग्जिस्ट फॉर द प्रेसिडेंट डिसीजन, अनलाइक इन द यूएस, वहां पर कितना है, 10 डेज बेसिकली, ठीक है जी। एक सेकंड बच्चों, हेलो, उनका ना बच्चों का पेपर चल रहा है, मैंने उनको आपका नंबर भेज रखा है, वो पेपर खत्म करने के बाद खुद ही भेज देंगे आपको। हाँ आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चों, सो 3 तरह की वीटो हो गई। अब एक ना क्वालिफाइड वीटो होती है बच्चों, जो हमारे यहाँ पर नहीं है, ये यूएस के अंदर अवेलेबल है बेसिकली। इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर वहां के राष्ट्रपति ने किसी बिल को वापस भेज दिया ना पार्लियामेंट के पास रिकंसीडरेशन के लिए, है ना, तो उनकी पार्लियामेंट को फिर वो क्या करना पड़ता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करके भेजना पड़ता है। भाई पहले अगर वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होकर आया होगा, तो अब उनकी पार्लियामेंट को वो बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास करके भेजना पड़ता है राष्ट्रपति के पास, तभी वो उस पर अपनी असेंट देगा। इसको क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है बेसिकली। हमारे राष्ट्रपति ने अगर बिल वापस भेजा, मतलब सस्पेंसिव वीटो अप्लाई कर दी, और वो बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होकर आया था, तो दोबारा भी पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास करके भेजेगा बच्चों, ठीक है। सो दीज आर वीटो पावर्स अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट। इनमें से याद रखना, एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति की अपनी मर्जी नहीं होती है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के ही अप्लाई कर सकता है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नो वीटो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 का बेसिकली, ठीक है। यहां पे क्या कह दिया गया था कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। अगर कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का है, ठीक है जी, उसके ऊपर राष्ट्रपति, मतलब वो बिल स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास होकर आया है प्रेसिडेंट के पास, तो तब प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर अवेलेबल नहीं होती है, उसके ऊपर राष्ट्रपति को अपनी असेंट देनी ही देनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है जी। नो टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग ए बिल प्रेजेंटेड फॉर असेंट। बस ये बात याद रखनी है आपने। अब देनी तो है, पर टाइम लिमिट का कोई प्रेशर नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर कि भाई 10 दिन में देनी है यूएस की तरह, या महीने में देनी है, नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है।
तो याद क्या रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर अवेलेबल नहीं होती है, उनको असेंट देनी पड़ेगी, बट असेंट देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। आई होप सो दिस इज क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए ऑर्डिनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैंने यूट्यूब पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है प्रॉपर तरीके से। यहां पर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको बच्चों। देखिए, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, they must be led before both houses when parliament resembles and approved within 6 weeks to become an act. The total validity is 6 months plus 6 weeks. Ordinance cannot amend the constitution. Judicial review, the 44th amendment allows the satisfaction of the president in issuing ordinance to be questioned in court. मैं समझाता हूं आपको, है ना, यहां पे थोड़ा कम पता लगा होगा। देखते हैं ऑर्डिनेंस क्या होता है भाई। देखिए जी, ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123। देखिए बच्चों, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर बेसिकली क्या है, मान लीजिए हमारा कोई बिल है, वो बिल पहले जनरली कहां पास हुआ, लोकसभा में, फिर वो कहां पास हुआ, राज्यसभा में, और फिर वो चला गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उस पर अपनी असेंट दे दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्ट में, है कि नहीं बात। ये है आम जिंदगी। अब देखिए मेंटोस जिंदगी, है ना, ये चीज कब होगी, जब लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का क्या चल रहा है, सेशन। अब देखिए हमारे यहाँ 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। मान लीजिए उनके बीच का कोई टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में इमरजेंसी पार्लियामेंट को कोई बिल पास करना पड़ जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बेसिकली कोई बिल पास करना पड़ जाए, तो तब क्या होगा, वो जो बिल है, वो जिस भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो बिल होगा, जिस भी मिनिस्ट्री का वो बिल होगा, वो डायरेक्टली उस बिल को लेकर किसके पास पहुंच जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास। क्लियर होगी बात। प्रेसिडेंट उस पर अपनी साइन कर देंगे और ये क्या बन गया, एक्ट। अब ये जो एक्ट बनता है ना बच्चों, इस तरीके से, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेंस। क्या कहा जाएगा, ऑर्डिनेंस। कि भाई उस मैटर के ऊपर प्रेसिडेंट ने क्या पास किया है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, सरकार ने क्या पास किया है, ऑर्डिनेंस। अब देखिए, क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम को बाईपास कर गया, भाई लोकसभा राज्यसभा में तो बिल आया ही नहीं, वो क्यों नहीं आया, ऑर्डिनेंस बनेगा ही कब, ऑर्डिनेंस बनेगा ही तब जब लोकसभा या राज्यसभा का सेशन नहीं चल रहा होता है। इज इट क्लियर। अगर सेशन चल रहा है तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता, फिर इस तरीके से बिल पास करवाना पड़ेगा। क्लियर। अब सेशन चल नहीं रहा था, बिल आया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेकर आई, प्रेसिडेंट के पास साइन करवाए, तो ये क्या बन गया बच्चों, ऑर्डिनेंस। अब क्योंकि ये सिस्टम को बाईपास करके बना है, इसीलिए ऑर्डिनेंस परमानेंट नहीं होता है बच्चों, ऑर्डिनेंस कितना होता है, टेम्परेरी। हाँ जी, क्या होता है ऑर्डिनेंस, टेम्परेरी। इज इट क्लियर। अब सवाल आ सकता है, सर कितनी बेसिकली आप कह लो कि लाइफ होती है इसकी, कितने टाइम तक वैलिडिटी होती है एक ऑर्डिनेंस की, एक ऑर्डिनेंस की कितनी वैलिडिटी होती है। सो देखिए बच्चों, इसका आंसर होता है 6 वीक्स टिल रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। 6 वीक्स टिल रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ना, ऑर्डिनेंस कब आया था, ऑर्डिनेंस आया था जब सेशन नहीं चल रहा था। अब महीने बाद, 2 महीने बाद सेशन तो आएगा। जैसे ही सेशन आएगा, अब सरकार चाहती है कि वो जो ऑर्डिनेंस जो इमरजेंसी सिचुएशन में पास हुआ था, उसको परमानेंट लॉ बनाना है ना, परमानेंट नेचर का लॉ बनाना है, तो उसको पास करना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा में। अब ये पास करने के लिए जो टाइम होता है हमारी मिनिस्ट्री के पास, वो होता है 6 वीक्स का, 6 हफ्तों का, मतलब लगभग 1.5 महीने का टाइम होता है सेशन स्टार्ट होने के बाद उस ऑर्डिनेंस को परमानेंट कन्वर्ट करवाने में बच्चों। इज इट क्लियर। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी हो सकती है, कि एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने टाइम तक चल सकता है। सो इसका आंसर होता है बच्चों 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स। 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। ऐसा क्यों, देखिए जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट मेंशन है कि हमारे पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। अगर बजट सेशन एंड हुआ है मान लीजिए मई में, जून में, तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर उसका अगला सेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए बेसिकली। अगर नहीं होता है तो हमारे प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं दोनों हाउसेज को कि भाई सेशन स्टार्ट किया जाए। तो ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था, जब सेशन नहीं चल रहा था। अब मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है सेशंस में, 6 महीने का, और उसके बाद फिर से सरकार के पास कितना टाइम होता है उसको परमानेंट करवाने के लिए, 6 हफ्तों का। इज इट क्लियर जी। तो मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होगी ऑर्डिनेंस की, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स। अब क्या क्या पावर होती है ऑर्डिनेंस की। सो देखिए बच्चों, ऑर्डिनेंस के थ्रू ना हमारी सरकार कोई नया एक्ट पास कर सकती है, किसी पुराने एक्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, उसको रिपील भी कर सकती है, किसी पुराने एक्ट को रिपील भी कर सकती है। बस क्या नहीं कर सकते ऑर्डिनेंस से, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते।
यानी स्पेशल मेजोरिटी वाले काम नहीं कर सकते आप इससे, ऑर्डिनेंस के माध्यम से सिंपल मेजोरिटी वाले सारे काम कर सकते हो। क्लियर होगी बात? नया लॉ बनाना, पुराने में अमेंडमेंट करना, पुराने लॉ को खत्म करना, ये सब कुछ किया जा सकता है ऑर्डिनेंस के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकती ऑर्डिनेंस के माध्यम से, याद रखेंगे इस बात को। क्लियर होगी बात? सर क्या ऑर्डिनेंस के ऊपर केस किया जा सकता है? अब देखिए जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ने डायरेक्टली किससे साइन करवा लिए? प्रेसिडेंट से। तो क्या इस केस में प्रेसिडेंट के ऊपर केस किया जा सकता है कि उन्होंने इसको बेसिकली पावर का मिसयूज किया है? तो देखिए केस तो हो सकता है, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू है बच्चों, कि राष्ट्रपति ने कि बेसिकली सेटिस्फेक्शन थी कि नहीं थी, बेसिकली राष्ट्रपति की सहमति कितनी थी, इस चीज के ऊपर केस किया जा सकता है। मतलब ऑर्डिनेंस को कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये सरकार ने कोई अपना मिस यूज करने के लिए उस समय इसको पास किया, वरना तो ये सेशन में भी किया जा सकता था। क्लियर होगी बात? दिस वाज एवरीथिंग अबाउट ऑर्डिनेंस मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बता देता हूं कि ऑर्डिनेंस का जन्म बच्चों भारत में कब हुआ था? ऑर्डिनेंस का जन्म भारत में हुआ था 1861 के एक्ट में बच्चों। क्लियर होगी बात? 1861 का जो एक्ट आया था भारत का, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें ऑर्डिनेंस का जन्म हुआ था भारत के अंदर, जिसमें लोकसभा का भी जन्म हुआ था भारत में बच्चों। ठीक है जी, चलिए जी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये हो गया ऑर्डिनेंस के बारे में सब कुछ बच्चों। अच्छी खासी क्लास होने वाली है भाई आज की क्लास, आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी होती है, ये समझ के चलिए बात। खासकर ये जो रिकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, ये इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। तो YouTube पे अगर आपको देखने को मिल रहा है, कोई भी टीचर जो अपना कोर्स पढ़ा रहा है, तो बड़ी मेहनत लगी होती है उसके पीछे, कंटेंट तैयार करने में, वीडियो तैयार करने में बच्चों, और उसके बाद उसको आप तक पहुंचाने के लिए। और बच्चा तो फिर भी नखरे दिखाता है कि ये नहीं अच्छा, ये पॉइंट वो पॉइंट, वो हो जाता है, सभी से गलतियां हो जाती है। शायद इतना बड़ा टॉपिक है, कोई ना कोई पॉइंट रह भी जाए, फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि सभी फैक्ट और सारे के सारे कंसेप्ट आपके साथ साथ क्लियर कर दूं बच्चों। ठीक है, आप भी साथ साथ बने रहिए भाई। चलिए जी, फिर आती है पार्डनिंग पावर्स। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अंडर आर्टिकल 72 हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या होती है बच्चों? पार्डनिंग पावर्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को फांसी की सजा दे दी है, कोई ज्यादा कठोर सजा दे दी है, तो राष्ट्रपति के पास ये सब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। यूनियन लॉ ऑफेंस को लेकर बेसिकली वो क्या कर सकते हैं? पार्डनिंग पावर यूज कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल को लेकर भी वो पार्डनिंग पावर कर सकते हैं। और डेथ सेंटेंस को लेकर भी क्या अवेलेबल है उनके पास? पार्डनिंग पावर। सजा में चेंज कर सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं, इवन सजा को माफ भी कर सकते हैं। तो पार्डनिंग पावर्स अवेलेबल होती है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट है पावर्स आर बेस्ड ऑन कैबिनेट एडवाइस। राष्ट्रपति की अपनी मर्जी नहीं होती है भाई कि किसकी सजा को माफ करना है, किसकी सजा को माफ नहीं करना है। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू अनलेस द डिसीजन इज आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी। मान लीजिए पार्लियामेंट ने किसी की सजा को और वो करवा ही दिया बेसिकली, है ना, कोई ऐसा डिसीजन ले आए जिसकी वजह से किसी की सजा कठोर थी, उसको टर्म तो कम किया बट सजा का लेवल कम नहीं किया, मतलब कोई ऐसा डिसीजन लिया पार्लियामेंट ने जो थोड़ा आर्बिट्रेरी है, तो फिर उस चीज को कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई राष्ट्रपति ने ये कैसा डिसीजन लिया बेसिकली। ठीक है जी, तो ये बात याद रखेंगे। फिर है डिस्क्रिशनरी पावर्स। देखिए कि क्या डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या? खुद की मर्जी से, कि क्या राष्ट्रपति के पास अपनी खुद की मर्जी से करने वाली कोई पावर है? अब तक हमने सारी पावर पढ़ी ना। सो देखिए, द प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है प्रेसिडेंट के पास, बट सम सिचुएशनल डिस्क्रिशंस इंक्लूड। कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशंस है कि ऐसी सिचुएशन बनेगी तो राष्ट्रपति की अपनी मर्जी चलेगी। अगर ये सिचुएशन नहीं बन रही तो किसी भी केस में राष्ट्रपति की खुद की मर्जी नहीं चलेगी, उनको एक्ट करना पड़ेगा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा उनको। तो क्या क्या सिचुएशनल? अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति व्हेन नो क्लियर कट मेजोरिटी एग्जिस्ट। मान लीजिए चुनाव हुआ 543 सीटों पर, लोकसभा की 543 सीटों पर, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो मान लीजिए कि जी भाई कोई भी जो पार्टी है वो 300 एमपी जीत कर आ गई, जीतने के लिए चाहिए थे 272, उनके 300 आ गए, तो क्लियर कट मेजोरिटी आ गई। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है कि जो पार्टी जीत कर आती है वो राष्ट्रपति को बताती है कि भाई हमारी पार्टी का लीडर ये पर्सन है, तो इसको अपॉइंट किया जाए एज प्राइम मिनिस्टर, है ना। भाई जैसे बीजेपी जीती तो उन्होंने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी क्या है, हमारे पार्टी के लीडर है, इनको अपॉइंट किया जाए। तो प्रधानमंत्री डायरेक्टली पीएम मोदी को क्या अपॉइंट कर देंगे? प्राइम मिनिस्टर। अब बाकी जो मंत्री बनते हैं वो प्रधानमंत्री की मर्जी से बनते हैं। अब प्रधानमंत्री बताएंगे कि श्री अमित शाह को अपॉइंट किया जाए होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाए राजनाथ सिंह जी को, तो राष्ट्रपति बस नियुक्ति करते चलेंगे प्रधानमंत्री की मर्जी से। बट अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी के पास क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आई है ना, 272 चाहिए थे, किसी भी पार्टी के पास 272 नहीं आए, तो ऐसे केस में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपी होंगे, सपोज बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 250 एमपी आ जाते हैं, 260 आ जाते हैं, तो उस केस में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उस पार्टी के किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं एज प्राइम मिनिस्टर।
क्लियर कट मेजोरिटी के केस में अगर मेजोरिटी आई हुई है तब राष्ट्रपति की खुद की मर्जी नहीं चलेगी। अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो जो लीडिंग पार्टी होती है उसके किसी भी पर्सन को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है पावर्स इंक्लूड कम्यूटेशन, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव बट नो पार्डन फॉर डेथ सेंटेंस। बेसिकली ये इनमें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चाहे कुछ डिसीजन ले ले, लेकिन पार्डन फॉर डेथ सेंटेंस राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ कर होगा। फिर है डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ दे लॉस द लोकसभा कॉन्फिडेंस, है ना, ये हमने पढ़ रखा है ना कि लोकसभा के पास, लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वहां पर जो मिनिस्टर है हमारे वो बेसिकली अपनी मेजोरिटी लॉस कर देते हैं, उनकी मेजोरिटी कम रह जाती है। जैसे 272 चाहिए ना, तो वो मेजोरिटी साबित नहीं कर पाते। बेसिकली ओपोजिशन क्या पास कर देता है भाई, मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया ओपोजिशन ने, तो फिर उस केस में पीएम को रिजाइन करना पड़ता है और जो हमारी लोकसभा वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट के पास है बच्चों, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लॉसेस मेजोरिटी, ठीक है जी। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी लॉस कर देती है तो फिर वो इसको क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को भाई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पे प्रेसिडेंट के, जो है इलेक्शंस। बहुत क्वेश्चन आते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से, क्योंकि कुछ कंफ्यूजिंग चीजें आती हैं बीच में। एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। वीडियो हाँ थोड़ा लंबा होगा नॉर्मल रूटीन से, बट आप ही का फायदा है भाई, एक ही वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो फैक्ट्स इसमें लिखे नहीं हुए मैं साथ साथ बता रहा हूं, प्लीज अपने नोट्स ध्यान से बनाइएगा, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा बच्चों। क्लियर होगी बात। इलेक्शंस पढ़ते हैं भाई। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो कैसे चुना जाता है भाई, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, है ना। आर्टिकल 54 के अंदर मेंशन्ड है ना, आर्टिकल 54 55 से हमारे राष्ट्रपति के चुनाव शुरू हो जाते हैं बेसिकली। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से राष्ट्रपति चुना जाता है। क्यों इनडायरेक्ट से आता है, क्योंकि एक तो हमारे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रोल है इनके पास, है ना। ये हमारे देश के एक्चुअल हेड नहीं है बच्चों, बेसिकली एक्चुअल हेड कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए उनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है। अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्शन डायरेक्टली करवाएंगे तो काफी कॉस्टली होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा बेसिकली। अब क्योंकि डायरेक्ट रोल नहीं होता है बेसिकली राष्ट्रपति का देश की एडमिनिस्ट्रेशन में, वो प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होती हैं, इसीलिए लोकसभा के एमपी के चुनाव जहां से हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं उनके लिए डायरेक्ट चुनाव होते हैं और राष्ट्रपति के लिए डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं। हालांकि बच्चे थोड़ी थोड़ी बात पकड़ते हैं, तो बता दो कि पीएम बंदा कहीं से बन सकता है, लोकसभा से बन सकता है, राज्यसभा से बन सकता है। अगर वो एमपी नहीं भी है तो भी बन सकता है 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी एक हाउस का एमपी बनना पड़ता है, ठीक है जी। गलती पकड़ने बच्चे बड़ा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेथड क्या है। मेथड जो इस चुनाव का है वो है ये आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड सीक्रेट बैलेट बेसिकली, ठीक है। हमारे देश के जितने भी इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं बच्चों, वो सारे इसी मेथड से होते हैं। क्या बोलते हैं इस मेथड को, इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और इसके अंदर जो वोटिंग होती है बच्चों वो किसके ऊपर होती है, वो होती है बैलेट पेपर के ऊपर, सीक्रेट बैलेट बोलते हैं जिसको, बैलेट पेपर, है ना। तो ये डायरेक्ट चुनाव किस चीज पे होते हैं हमारे, डायरेक्ट होते हैं ईवीएम मशीन के ऊपर। इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं सीक्रेट बैलेट पेपर के ऊपर बेसिकली। डिफरेंस क्या होता है कि ईवीएम में ना आपको किसी एक को जाके अपना वोट डाल के आ जाना बेसिकली इसमें, बट बैलेट इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट चुनाव में कि आपको प्रेफरेंस देनी होती है। एक वोटर आएगा अपनी प्रेफरेंस देगा कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो वो मेंशन करता है अपनी प्रेफरेंस को इनडायरेक्ट चुनाव में। डायरेक्ट में ऐसा नहीं होता है, वहां पे ईवीएम में बटन दबाना है, आप किसी एक पार्टी का ही बटन दबा सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए, 50 बंदे एज प्रपोजर और 50 बंदे एज सेकेंडर। 50 बंदे तो ऐसे होने चाहिए जो ये कहेंगे कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है ये बंदा, और 50 ऐसे होने चाहिए जो सेकंड प्रेफरेंस देंगे बेसिकली उसी पर्सन को, ठीक है जी। तो 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर चाहिए। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है बच्चों 15,000 रुपए का आरबीआई में, और अगर कोई राष्ट्रपति 1/6 वोट नहीं ले पाता है बेसिकली, तो फिर ये जो 15,000 रुपए है ये जब्त हो जाते हैं। जैसे देसी भाषा में नहीं बोलते कि जमानत जब्त होगी उसकी, तो वो जमानत जब्त होती है 1/6 वोट्स के ऊपर बेसिकली। तो ये 15,000 रुपए फिर आरबीआई पे रह जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए इलेक्टोरल कॉलेज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये समझने वाला बच्चों के लिए कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है भाई, ठीक है। क्योंकि इनडायरेक्ट चुनाव है ना, तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है कि कौन वोट डालेगा राष्ट्रपति के चुनाव में। पब्लिक तो नहीं डाल रही है तो कौन डालेगा, उसका आंसर यहां है। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेस मेंबर्स फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट दोनों के मेंबर आते हैं, मेकिंग द प्रेसिडेंट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ। एमपी भी आएंगे पूरे देश के, लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, और एमएलए भी आएंगे पूरे देश की सारी विधानसभाओं के, स्टेट्स में भी, और जिन यूटीज में है उन यूटीज के बच्चों, ठीक है। सो देखिए पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं,
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा के तो सारे इलेक्टेड होते हैं, बट राज्यसभा में 12 एमपी क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। तो याद रखेंगे नॉमिनेटेड एमपी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं बच्चों। ये देखिए यहां लिखा है नॉन पार्टिसिपेंट में, नॉमिनेटेड एमपी ऑफ लोकसभा तो चलो खत्म ही हो गया, राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड एमपी है ये वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी यूटी असेंबलीज बेसिकली। सो देखिए क्या कहा जा रहा है कि भाई पूरे देश की जो, पहले तो पार्लियामेंट का सुन लो, लोकसभा के सारे एमपी, ऑल एमपीज बेसिकली लोकसभा के, राज्यसभा के बच्चों इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड वोट नहीं डालते हैं, और फिर पूरे की पूरी देश की जितनी भी विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उन सब के ऑल एमएलएज, भाई ये लोग वोट डालते हैं। क्लियर होगी बात। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2025 में बेसिकली, है ना, 22-23 अगस्त के आसपास जो भी तारीख आज, अगस्त 2025 में, तो मौजूदा देश के अंदर अभी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज में अभी J&K भी एक यूटी है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर बट अब एक विधानसभा है। तो दिल्ली, पुडुचेरी, J&K की विधानसभा के एमएलए और 28 राज्यों की विधानसभा के एमएलए ये सब आकर वोट डालेंगे बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में। क्लियर होगी बात। तो 543 एमपी लोकसभा के, है ना, लोकसभा के कितने एमपी आएंगे 543, और राज्यसभा के 233 जो इलेक्शन से आते हैं, नॉमिनेशन से आने वाले 12 एमपी नहीं आते हैं, ठीक है जी। नॉन पार्टिसिपेंट कौन कौन है, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर, और इसमें भी अब नहीं रहे विधानसभा के अंदर भी, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एमएलसी होते हैं बच्चों, एमएलसीज। भारत के अंदर इस समय मौजूदा 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें डबल हाउस है, जिनमें डबल हाउस है। राज्य का जो कंपलसरी हाउस होता है उसको कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जिसमें सरकार बैठती है। और 6 राज्य ऐसे हैं बच्चों जिनमें भारत के एक अपर हाउस भी है बेसिकली, जिसको कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, उसके मेंबर को बोलते हैं एमएलसी। तो एमएलसीज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर, याद रखेंगे बात को, एमएलए करते हैं, एमएलसी नहीं करते हैं भाई, ठीक है जी। तो ये है इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए जी आगे। अब आता है बच्चों वोट वैल्यू। अब हमारे देश के अंदर क्या है ना कि जो एमएलए है बेसिकली, मान लीजिए अब एमएलए हो सकता है कि एमएलए यूपी का है जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और एक एमएलए मान लो सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का है जो बहुत कम लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा। तो पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन, देखो ना मेथड का नाम ही क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि जितने पब्लिक के प्रोपोर्शन को आप रिप्रेजेंट करोगे उतनी आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब अगर यूपी का एमएलए मान लो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और सिक्किम का एमएलए 10,000 को कर रहा है, तो दोनों की वोट वैल्यू में डिफरेंस होना चाहिए। उसी के लिए हमारे यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वैल्यू का फॉर्मूला रखा गया बच्चों, ठीक है। सो देखेंगे वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, देखिए जी, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हर राज्य से राज्य बेसिकली एमएलए की वोट वैल्यू वेरी करेगी बच्चों। देखिए वोट वैल्यू ऑफ एमएलए का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहां लिखता हूं आप लोगों के लिए। वोट वैल्यू ऑफ एमएलए का ये होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल एमएलएज ऑफ दैट स्टेट इनटू में 1/1000। ये फॉर्मूला होता है बच्चों वोट वैल्यू ऑफ एमएलए निकालने का। निकाल के देख लेते हैं। सपोज कीजिए कोई भी स्टेट है, उसके अंदर जो वोट वैल्यू निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है जी वो है 10 लाख, है ना, और उसमें 10 एमएलए है। इसको डिवाइड कर दो 1/1000 से, तो ये 3 जीरो यहां से कट गई, एक यहां से कट गई, तो उस स्टेट के हर एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 100। कितनी आ गई 100। देखिए जी एक स्टेट के तो सभी एमएलए की वोट वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी बेसिकली सभी एमएलए की, है ना। जैसे यूपी में 403 एमएलए है 403, और यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू है 208, तो 403 के 403 एमएलए की जो वोट वैल्यू कितनी रहेगी 208। बट हर राज्य से राज्य वेरी करेगी ये वोट वैल्यू। जैसे हरियाणा के एमएलए की वोट वैल्यू कम होगी, पंजाब वाले की उससे थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन पे। यूपी के एमएलए की सबसे ज्यादा वोट वैल्यू क्यों है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो देखिए ना यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू जो है ना बच्चों, यूपी के एक एमएलए की वोट वैल्यू 208 है यूपी वाले की। वहीं आप सिक्किम की बात करोगे ना तो वहां के एक एमएलए की वोट वैल्यू है 6। बताइए इतना डिफरेंस है भाई। तो यानी सिक्किम का एमएलए जब वोट वैल्यू डालने आएगा तो बस 6 पॉइंट काउंट हो गए, पॉइंट कह लो आप इनको, है ना। और यूपी के एमएलए जब आएगा तो आएंगे 208 पॉइंट इकट्ठे। तो किसकी पूछ ज्यादा होने वाली है, ऑफ कोर्स यूपी के एमएलए की बच्चों। क्लियर होगी बात।
ऐसे ही फिर निकाली जाती है वोट वैल्यू ऑफ एन एमपी। एमपी की भी वोट वैल्यू निकाली जाती है बच्चों। तो वो कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज, सारे देश के एमएलओ की जो टोटल वोट वैल्यू आएगी, यूपी, बिहार, झारखंड, सारे मिला लिए, सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, उसको डिवाइड कर दो टोटल एमपीज से। बेसिकली जो टोटल एमपीज हैं उससे आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है जी। तो फिर ये आ जाएगी टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी। बच्चों एमपी कहीं का भी हो, चाहे चंडीगढ़ का है, पंजाब का है, केरला का है, कहीं का भी एमपी होगा, एमपी की वोट वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। एमएलए की वोट वैल्यू वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। क्लियर होगी बात। तो एक एमपी की वोट वैल्यू आई थिंक आती है बच्चों 708 के करीब एक एमपी की वोट वैल्यू आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक एमपी अगर वोट डालेगा तो उसकी 708 वैल्यू होगी भाई। एमएलए की वोट वैल्यू डिपेंड करेगा वो किस स्टेट का है। क्लियर होगी बात। इस तरीके से वोट वैल्यू निकाली जाती है हमारे देश के अंदर प्रपोर्शन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, कि अगर आप ज्यादा पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ज्यादा वोट वैल्यू होगी बेसिकली, ठीक है जी। नेक्स्ट बच्चों, फिर इसके अंदर ना एक कैंडिडेट को कोटा अचीव करना पड़ता है। जैसे जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, उसमें कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। डायरेक्ट इलेक्शन में ईवीएम रखी होगी, मान लीजिए गांव के अंदर 100 बंदे हैं, वोटर है बेसिकली, है ना, और सरपंच का इलेक्शन चल रहा है। ईवीएम पे आके 100 बंदे वोट डालते गए, कोई चक्कर नहीं होता कि आपको 50% ज्यादा वोट लेने हैं, 70% वोट लेने हैं, 40% लेने हैं, कुछ नहीं है। ईवीएम का ये जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसका रिजल्ट कैसे आता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। हो सकता है उस गांव में 10 कैंडिडेट हो, तो जिसको 11-12 वोट भी मिले हो ना, चांस बन सकता है कि अब तक वही जीत जाए बेसिकली। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो डायरेक्ट इलेक्शन हमारे यहाँ होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से, कि बस आपको बाकियों से ज्यादा वोट लेने हैं, जो वैलिड वोट पड़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा। इनडायरेक्ट चुनाव में क्या होता है, एक इलेक्टोरल कोटा अचीव करना होता है बच्चों। मतलब मिनिमम 50% तो आपको स्कोर, 50% से ऊपर ही आपको जो है वो वोट्स लेनी होती है। क्लियर होगी बात। तो देखिए इलेक्टोरल कोटा जो है बच्चों, इलेक्टोरल कोटे का हमारे यहां जो फॉर्मूला चलता है बच्चों वो है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डली हैं पोल्ड, अपॉन में बेसिकली वैकेंसी होती है वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लो 1+1 और यहाँ पे होता है +1। जैसे राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे आप वैकेंसी भी लिख सकते हो कि वैकेंसी, हाँ जी, कितनी वैकेंसी होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, ऑफ कोर्स 1 वैकेंसी होती है। तो 1+1, एक +1 यहाँ पर होता है कि नहीं बात। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी डली है, तो 1000 डली है, तो नीचे कितना आएगी, वैकेंसी कितनी है, एक, 1+1+1, तो ये 500/2 हो गया बेसिकली, 1000/2 हो गया 500, तो ये कितना आ गया 501, तो ये आ गया ना मोर देन 50%। तो बेसिकली इलेक्टोरल कोटे के अंदर आपको मोर देन 50% वोट्स सिक्योर करने होते हैं चुनाव जीतने के लिए। क्लियर होगी बात भाई। यूएस के अंदर जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं बच्चों वो इसी मेथड से होते हैं, बट ये मेथड काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस वाला मेथड भी है। अभी आप भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहे होंगे, वीडियो को दोबारा पीछे से थोड़ा करके समझ लीजिएगा। बट ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ एमपी और इलेक्टोरल कोटे का फॉर्मूला। तो जो कैंडिडेट 50% से ऊपर वोट्स या वोट वैल्यू सिक्योर कर लेगा उसको क्या हो जाता है, वो हमारे देश में चुनाव जीत जाता है बच्चों, ठीक है जी। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बड़ी डिटेल में बना रखी है बच्चों, साइड में यूट्यूब पे आप देख सकते हो उसको भी, उससे भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा सारे का सारा। चलिए फिलहाल के लिए हम, अब आती है बात कि क्या हो अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई डिस्प्यूट हो जाए, है कि नहीं बात। सो देखिए आर्टिकल 71 क्लॉज 2 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति के, पहली बात तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो डिस्प्यूट है ना वो सिर्फ एक ही कोर्ट में फाइल हो सकता है और वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा बच्चों, चाहे वो चुनाव को वैलिड क्रिएट करे चाहे वो इनवैलिड डिक्लेयर करे, वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल, उसको फिर कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर होगी बात। अब अगर चुनाव सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देता है वॉइड कि भाई गलत चुनाव हुआ है बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। मैं समझाता हूं, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और केस हो गया राष्ट्रपति के चुनाव पे, ओपोजिशन कैंडिडेट ने केस डाल दिया और 1 साल बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो इनवैलिड पाया गया। अब इस 1 साल के अंदर राष्ट्रपति अपनी कुर्सी पर बैठकर राष्ट्रपति के काम कर रहा था, तो उन्होंने कुछ डिसीजन लिए होंगे। तो अब अगर उनका चुनाव इनवैलिड डिक्लेयर हो गया है तो क्या उनके वो डिसीजंस भी इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, उनके डिसीजंस इनवैलिड नहीं होते हैं, वो डिसीजंस वैलिडेट रहेंगे जो भी डिसीजन उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर लिए हैं। और उस केस में फिर होगा क्या, दोबारा चुनाव होगा बच्चों। क्लियर होगी बात, दोबारा चुनाव होगा भाई, ठीक है, री इलेक्शन होगा। नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, ठीक है।
फिर आर्टिकल 71 क्लोज 4 के अंदर क्या है, इफ द असेंबली इज डिसॉल्व्ड, अगर असेंबली डिसॉल्व है, मेंबर्स सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट, ठीक है, सो द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। ये कहा गया है कि भाई मान लीजिए कोई कहीं पर कोई विधानसभा नहीं है ना, अब है ही नहीं विधानसभा के, वो चुनी नहीं गई थी, वहां पे डिसॉल्व हो रखी थी और इतने में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, तो उस स्टेट के एमएलए तो वोट ही नहीं डाल पाए। तो क्या इस ग्राउंड पर कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, क्या राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज किया जा सकता है? नो। इलेक्टोरल कॉलेज में जितनी मर्जी वैकेंसी हो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव करवा दिया है तो इस बेस पर चुनाव चैलेंज नहीं होगा कि भाई राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज जो था चुनाव का वो वेकेंट था। ये कोई ग्राउंड नहीं होगा बेसिकली। क्लियर होगी बात? तो आई होप सो कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, पावर्स को लेकर, पोस्ट को लेकर सब कुछ क्लियर हो गया होगा बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो बीच में चीजें थी जिनके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो अलग से बना रखी है, वो चीजें आप प्लीज वहां से कवर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है जी। जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, टाइप्स ऑफ बिल हो गया, विटो पावर हो गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको एक ही वीडियो में कवर करना, इन सारे कंसेप्ट्स के साथ डिटेल में जाना थोड़ा सा और बेसिकली आप कह लो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, बट और लंबी वीडियो बन जाती। तो कुछ पार्ट्स मैंने इसके अलग से रिकॉर्ड कर रखे हैं बच्चों, जो आप वहां से देखिएगा, ठीक है जी। आई होप सो कि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्रेसिडेंट को लेकर इसके बाहर कुछ नहीं बचेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियोस, शेयर करते रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।